जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकनी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर सीटों का बंटवारा भी कर लिया। 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। तो वहीं एक सीट सीपीआईएम और पैंथर पार्टी को मिली है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने भी 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बीजेपी की यह लिस्ट पहली सूची के वापस लेने के बाद जारी हुई, जो कि 44 की सूची जारी हुई थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान को कैसे रोकेगी, क्योंकि कल ही हमने देखा कि वहां पर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी के वर्कर्स, नेता यह कहने लगे कि पैराशूट उम्मीदवारों को उतारा गया है। अब सवाल यह भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में 2 लड़कों की जोड़ी हिट होगी या फिर कमल अपना कमाल दिखाएगा। आज इसी पर करेंगे टू दी पॉइंट बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज है और सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति भी बन गई है। दोनों पार्टियां 85 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। सीटों पर बने फॉर्मूले के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 51, कांग्रेस 32, फ्रेंडली फाइट 6 और पैंथर्स पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने सोमवार को पहले फेज के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर को दुरू से और पूर्व यूनिट प्रमुख विकार रसूल वानी को बानीहाल से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने कल अपने 44 उम्मीदवारों की सूची जारी कर उसे वापस ले लिया और फिर 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपने उम्मीदवारों की सूची वापस लेनी पड़ी। सवाल ये भी है कि मतदान से पहले जो बीजेपी की किरकिरी हुई, बीजेपी उससे कैसे निपटेगी। सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस और एनसी में गठबंधन हुआ तो 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की क्या जरूरत पड़ी। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेगी। करेंगे इसी पर बड़ी बहस, बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, आरती टिक्कू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फारूक इनकलाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पीडीपी के नेता हैं, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। भाई, पहले आप 44 की सूची जारी करते हैं और 1 घंटे के भीतर वापस ले लेते हैं। 15 उम्मीदवारों का नाम सामने आता है, बवाल शुरू हो जाता है कि सारे के सारे पैराशूट उम्मीदवार हैं। मतलब आपके तो अपने घर के अंदर ही चुनौती है। देखिए प्रत्युष जी, होता क्या है कि देखिए तो 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी जो है 100% जीत के आने वाली है। तो लोग भी ज्यादा हैं, उम्मीदवार भी ज्यादा हैं, खुशियां भी ज्यादा हैं, 1 सीट पर दावेदारी भी बहुत ज्यादा लोगों के। अब जिन बेचारों के पास ये तो सूची जारी करने के पहले ये तय कर लिया जाता है, तभी तो सूची जारी की जाती है ऑफिशियली। हाँ लेकिन सभी लोगों को केटर ना कर पाने और 10 साल में चुनाव, 10 साल के बाद चुनाव होने और इस बात की गारंटी होने के भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इन तमाम चीजों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनको और ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए, या हम भी टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी यानी कि जीत की गारंटी। पैराशूट उम्मीदवार का आरोप क्यों लग रहा है? वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे देश के और अन्य हिस्से हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, प्रभावित हुए हैं और देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आए भी हैं। राज्य कोई भी रहा हो, लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामंजस्य बिठाकर चीजों को आगे लेकर जाना है। अब खत्म और मरी हुई पार्टी तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं, उनको तो कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, उनके तो टिकट पर कोई लड़ना नहीं चाहता, उनके साथ मिलकर तो कोई काम नहीं करना चाहता। लेकिन पार्टी ने जम्मू, लेकिन शिवम त्यागी जी, ठीक है, जम्मू रीजन में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन कश्मीर में आपका संगठन एक तो कमजोर, ऊपर से टिकट बंटवारे को लेकर किचकिच, अंदर में जो रोष देखने को मिल रहा है, आपके सामने तो डबल चुनौती हो गई। देखिए घाटी में, हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूती पिछले कुछ समय में रही है वो उस तरह की नहीं रही जो जम्मू में रही है। लेकिन इस बार जो है हम उसको भी बदलेंगे, चीजों को बेहतर करेंगे और नई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के तहत 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आप भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी सपोर्ट बेस बढ़ेगा और बेहतर होकर आएगा। ठीक है, मैं सीधे रुक करूंगा नीरज मिश्रा जी का। नीरज मिश्रा जी, क्या यूपी की तर्ज पर यहां पर 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर पाएगी? उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी।
प्रत्युष जी, देखिए, जम्मू और कश्मीर की जो पहचान रही है वो दो बुनियादों पर टिकी रही। एक इंसानियत और दूसरी जमहूरियत। तो इंसानियत पर और जमहूरियत पर जो पिछले 10 साल में कुठाराघात हुआ, अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। और ये तो साफ दिख रहा है कि एक सेंटर हैवी, टॉप हैवी पार्टी भाजपा, जिसके अंदर अगर प्रधानमंत्री कोई फैसला ले लिया करते थे तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। आज उसी पत्थर की लकीर को जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने ऐसा मिटाया कि प्रधानमंत्री जी को अपना फैसला वापसी लेना पड़ा। तो ये तो दिख रहा है कि ये जो केंद्र में नरेंद्र मोदी 1/3 की कमजोर सरकार है, उसका इंपैक्ट आज आपको राज्य के चुनावों में दिख रहा है। और जहां तक बात रही तो उसका इंपैक्ट नीरज जी, लोकसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्यों नहीं दिखा? प्रत्युष जी, देखिए, आपको ये तो जानना होगा कि जिस तरीके से हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े और जिस परिस्थिति में हम पिछले चुनाव में थे, उससे किस तरीके से हम लोग एकदम आप एक्सपोनेंशियल राइज की तरफ देखेंगे कि हम लोग बढ़ रहे थे। और क्योंकि लेकिन सीट तो नहीं मिली ना चुनाव में। देखिए ना, चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं कि आप सीट जीत सकें। प्रत्युष जी, ये सवाल आप भाजपा से पूछते, क्योंकि कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल बनाकर इन्होंने पूरे देश में बेचा। और वो जो इनकी डर की राजनीति है कि कश्मीर में अगर भाजपा नहीं आई तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, इनकी तो हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की। और आज क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव आ गए हैं तो परिस्थिति एकदम साफ है। आज तो इनके अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं ने कमरे में बंद किया। अब जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तो इनको साफ कह देगी कि आप यहां प्रचार करने मत आइए, क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से आपने नीरज जी को लूटा है। नीरज जी, आप में सीटों का तालमेल हो चुका है। 51, 32 और एक सीट आपने सीपीएम और पैंथर पार्टी को दी है। अब ये बताइए कि ये जो 5 सीट है, इसमें फ्रेंडली फाइट क्यों? प्रत्युष जी, देखिए ना, कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौजूद है और अटक से कटक तक है। हर बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि इस बूथ पर, इस विधानसभा में हम मजबूत हैं और एनसी को लगता है कि वो मजबूत हैं, तो हम आपस में लड़कर ये तो डिसाइड कर लेंगे कि कौन जीता और वो आएगा तो हमारी ही की टीम। लेकिन कई बार इस फ्रेंडली फाइट का फायदा सामने वाले निकाल ले जाते हैं। आज वो स्थिति प्रत्युष जी नहीं बन रही है, क्योंकि शिवम ने बात तो शुरू में ही कह दी कि कश्मीर में ना तो संगठन है। आरती टिक्कू जी को भी शामिल कर रहा हूं। आरती टिक्कू जी, तरीके से चुनाव, आरती टिक्कू जी, भाई बीजेपी अपने दम पर कह रही कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसको पता है कि जम्मू में हम मजबूत हैं, कश्मीर में अभी संगठन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। और हमने देखा भी कि पहली सूची जारी होने के बाद वहां पर क्या कश्मकश देखने को मिली पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये जो गठबंधन बना है, इसमें से पीडीपी को क्यों निकाल बाहर किया गया? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बीजेपी जो लोकल लेवल पे, जम्मू कश्मीर में जो लोकल लेवल पे है और इनकी जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्टेड है ग्राउंड से। कश्मीर में कई सारे 2019 में कई सारे जो जवान थे वो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते थे और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए था, वो हुआ नहीं। और अब जो है, जब आप बाकी पार्टियों के लोग ले रहे हैं तो जाहिर है कि अंदर एक विद्रोह होगा, इसलिए बीजेपी पार्टी कमजोर है। रही बात पीडीपी की, देखिए पीडीपी जो है, हमने देखा अभी लोकसभा इलेक्शन में उनका सफाया हुआ। महबूबा मुफ्ती की जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, जो पीडीपी कहती थी कि साउथ कश्मीर पे उनकी डोमिनेंस है, वो इसलिए कहती थी क्योंकि जमाते इस्लामी की पूरी बैकिंग थी उनको। लेकिन आज के वक्त में जब हमने देखा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस, उसमें पीडीपी का सफाया हुआ कश्मीर में और उन्होंने कोई ज्यादा, जम्मू में भी उनको कुछ मिला नहीं। दूसरी बात ये कि जमाते इस्लामी इस बार खुद इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहती है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि जो सोशियो रिलीजियस ग्रुप था ये जमाते इस्लामी का, जो हार्डलाइनर है, इनफैक्ट उनकी एफिलिएशन जो है पाकिस्तान के जमाते इस्लामी के साथ है और उन्होंने ही हिजबुल मुजाहिदीन को भी बैकिंग दी। तो
जब वो खुद कंटेस्ट करना चाहते हैं तो जाहिर ये है कि पीडीपी को कोई आज की डेट में इतना मजबूत नहीं समझता। तो क्या हम ये माने आरती टिक्कू जी कि जो हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा, अब्दुल राशिद का जीतना, जिन पर खुद यूएपीए का मामला दर्ज है और जेल के अंदर है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स, जैसे आपने जमात इस्लामी का यहां पर जिक्र किया, उनके कई सारे कैंडिडेट्स निर्दलीय चुनाव में लड़ना चाहते हैं, तो क्या ये पीडीपी का अल्टरनेटिव यहां पर बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अब जो है कई सारे लोग, अब इंजीनियर रशीद को अगर आप ले तो वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट थे, वो जमात के नहीं थे, वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नहीं थे, वो अपने इंडिपेंडेंट होके उन्होंने लड़ाई की और वो जीते थे, एमएलए थे। और मैंने जहां तक समझा है ग्राउंड पे, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाती हूँ लगातार, मैंने लोगों से बातें की है, तो इंजीनियर रशीद के लिए ये सहानुभूति थी कि वो जेल में है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उनको, लोगों को उम्मीद थी कि उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये बहुत आश्चर्य था मुझे कि लोगों को मालूम नहीं था कि वो किस सिलसिले में, अलगाववाद के सिलसिले में वो जेल में है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि वो किस मामले में अंदर है। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि क्या एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है पीडीपी के? बिल्कुल, देखिए, पीडीपी खुद में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। पीडीपी का जब वो बना ही, जब पीडीपी का जन्म हुआ, वो कांग्रेस का एक हिस्सा थे। आप समझे इस बात को कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, वो बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे। उन्होंने अपनी राजनीति जो कश्मीर में शुरू की वो कांग्रेस पार्टी से शुरू की। लेकिन जमाते इस्लामी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमेशा से अपोजिशन में रहे हैं, क्योंकि उनका क्लियर स्टैंड है कि वो पाकिस्तान, जमाते इस्लामी का 1947 से ही, उससे पहले ही ये था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोशिश करेंगे कि हमारे साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं। क्या दो लड़कों की जोड़ी, जैसे यूपी में कमाल दिखाई, जम्मू कश्मीर में भी ये जोड़ी, नई जोड़ी दो लड़कों की, ये कमाल दिखाएगी? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, चैलेंज कितना बड़ा है? क्योंकि अगर हम लोकसभा के वोट परसेंटेज को देखें तो उस आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस, इन दोनों को वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो फिर बीजेपी के लिए चैलेंज तो है। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट प्रत्युष जी, सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि 54 साल के दो बुजुर्ग व्यक्तियों को युवा कह कहकर, लड़का कह कहकर, राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता साहब। लड़कों का अपमान ना कीजिए। देखिए, 6 साल बाद उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी, बेशक नहीं होता, वो अलग बात है। भाई, महत्वाकांक्षाएं तो आदमी को 90 साल के स्तर पे भी जिंदा रखती है और पता नहीं क्या क्या उम्मीदें कराती है। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक दो लड़कों का विषय है, कांग्रेस को सबसे पहले तो अपना स्टैंड उसी पर क्लियर करना चाहिए कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो को लेकर बहुत ही मुखर है और क्लियर है, और कांग्रेस वाले उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। जैसे कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का विषय है, नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कहते हैं कि हम जो है उसको वापस लाएंगे, रिस्टोर करने में मदद करेंगे, कोर्ट्स तक भी अप्रोच करेंगे। 1, उसके बाद वो कहते हैं कि एलओसी ट्रेड शुरू किया जाएगा, बॉर्डर खोल देंगे भाई पाकिस्तान के लिए, कमाल बात हो गई है। तीसरा कहते हैं कि हम वो पाकिस्तान से बातचीत स्थापित करेंगे। भाई, देश से देश की बात तो मैंने आज तक होते देखी है, लेकिन ये देश से राज्य पता नहीं कैसे बात करेगा। मुझे लग रहा है उसमें राहुल गांधी लीड करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहे, तो हो सकता है जम्मू कश्मीर की तरफ से बातचीत शुरू कर दे पाकिस्तान से। ये इस तरह के इतने बड़े मुद्दे हैं। वहां पर दलितों का आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, पहाड़ियों का, बकरवालों का, गुजरों का आरक्षण खत्म करके उनको फिर से जो है वापस जो है एकदम पाताल लोक में पहुंचाने की बात हो रही है। उनको किस तरीके से 2 झंडे वापस लाने की बात है। ये बड़े विषय है और इस पर कांग्रेस कोई क्लियर स्टैंड रख नहीं रही है। क्या चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने की कोशिश करने के लिए इस हद तक पहुंच जाएंगे आप? जवाब देने की आवश्यकता है। और मैं तो फिर से कहता हूं, एक क्लियर स्टेटमेंट देश के सामने दें, हर छोटी से छोटी और बड़ी। मैं नीरज मिश्रा जी आपके पास, और नीरज मिश्रा जी, क्या गठबंधन के साथ साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी सहमति बन गई है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड 370 को लेकर के बिल्कुल क्लियर है, वो चाहते हैं इसकी वापसी हो। तो क्या इसे माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ये कांग्रेस की भी यही आवाज, यही डिमांड है? प्रत्युष जी, जब भाजपा ये सवाल पूछती है तो मुझे लगता है कि वो लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते।
अभी हाल फिलहाल की ही तो बात है, जब महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ ये सरकार चलाते थे, और उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा अरे भाजपा ने ये क्या किया था। लेकिन हमने तो ये बात स्पष्ट की है कि चाहे आर्टिकल 270 की बात हो, 370 की बात हो,